हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद पीयूष सर में। आप सभी बच्चे क्लास 10th में हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा हम लोगों ने 10 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। कौन कौन से कर लिए हैं वो हम लोग बाद में बताएंगे लास्ट में। अभी हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को बताएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 3.1 पूरी सॉल्व करवाएंगे और यहाँ से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला है। ठीक है, आइए चलते हैं, आपको बताते हैं इसके बारे में। पहले तो बेसिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में दो चर वाले रैखिक समीकरण। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या है? एक ऐसा समीकरण, देखो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं डेली यूजेस से। अगर हम बात करें, आपका बोर्ड एग्जाम है और आप बोर्ड एग्जाम में आपको पेन और पेंसिल लेके जानी है और ब्लैक पेन लेके जाना है और ब्लू पेन लेके जाना है, बहुत सारी चीजें लेके जानी है आपको बॉक्स में, राइट? तो आप जब वहां पे जाते हो दुकानदार के पास, तो आप बोलते हो भैया हमको 4 नीले पेन दे दीजिए, 4 नीले पेन दे दीजिए और 3 काले पेन दे दीजिए, क्योंकि काले का यूज कम होता है। 3 नीले पेन दे दीजिए और 4 काले पेन दे दीजिए। वो दुकानदार आपको ये पेन दे देता है और आप पूछते हो भैया कितने रुपए हो गए, भैया कितने रुपए हो गए? तो दुकानदार आपको बताता है भैया 60 रुपए हो गए। कितने रुपए हो गए? 60 रुपए हो गए। तो आप 60 रुपए उसको दे देते हो। लेकिन आपके घर वाले, जब आप घर पे पहुंचते हो तो घर वाले आपसे पूछते हैं बेटा नीले वाला पेन कितने रुपए का था, काला वाला पेन कितने रुपए का था, हमको बता दो जरा। तो आपको वहां पर नहीं पता पर चल पाता है कि नीला वाला पेन कितने रुपए का था और काला वाला पेन कितने रुपए का था। उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, नीले वाले पेन को हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स, और काले वाले पेन को क्या मान लेते हैं, वाई। काले वाले पेन को क्या मान लेते हैं, वाई। और जब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, 4x प्लस का 3y, तो टोटल हमको कितने रुपए हमने पे किए थे उसके, इन दोनों के बदले 60 रुपए दिए थे। यहाँ पे एक इक्वेशन तैयार होती है जिसको हम लोग कहते हैं समीकरण 1। और ये इक्वेशन में ही दो वेरिएबल छुपे हुए हैं। इस इक्वेशन में ही दो वेरिएबल छुपे हुए। वेरिएबल होता क्या है, चर होता क्या और अचर क्या होता है, ये आप थोड़ा सा जान लीजिए। चर क्या होता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एक्स वाई जेड तक, ये सारे के सारे चर हैं जिसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल। और अचर क्या होता है, जिसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट क्या होता है बच्चे? कांस्टेंट होते हैं नंबर। कांस्टेंट क्या होते हैं, नंबर होते हैं। ये जो नंबर्स हैं ये क्या हमारे कहलाते हैं, कांस्टेंट कहलाते हैं। तो जब कभी एक ऐसा समीकरण, लीनियर का मतलब होता है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो। लीनियर का मतलब हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। देखो ये वेरिएबल, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। तो एक ऐसा समीकरण जहां पे पहली बात तो दो वेरिएबल हो। देखो यहाँ पे दो वेरिएबल है, दो चर है, एक एक्स है और एक वाई है। दो अलग अलग चर होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। सर क्या ये एक हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण है क्या? क्या हमारा ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है क्या? बच्चे, कुछ बच्चे कहेंगे हाँ ये दो चर वाला है। हम पूछेंगे बेटा क्यों, तो बच्चे कहेंगे सर यहाँ दो दो चर हैं, देखिए दो वेरिएबल है। नहीं बेटा, ये दो वेरिएबल वाला इक्वेशन नहीं है, ये वन वेरिएबल वाली है जो क्लास 8th वगैरह में हमने पढ़ी है। साथ में 3 जोड़ देंगे 10x आ जाएगा बराबर 18। इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है। नहीं सर यहाँ पे तो दो दिखाई दे रहे हैं। बेटा ये दोनों एक ही वेरिएबल है। जब कभी दोनों एक ही वेरिएबल होते, चाहे वो 2 बार लिखे हो, चाहे 3 बार लिखे हो, चाहे 10 बार लिखे हो, वो इक्वेशन वन वेरिएबल वाली ही कहलाती है। लेकिन जब कभी किसी इक्वेशन में एक से अधिक वेरिएबल हो, मतलब दो अलग अलग वेरिएबल हो, देखो ये एक्स और वाई दो अलग अलग चर है, किसी समीकरण में दो अलग अलग चर हो, तो वो दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। रैखिक का मतलब होता है लीनियर, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, अर्थात ये चर की अधिकतम घात 1 होनी चाहिए, वो रैखिक कहलाती है। ठीक है, द्विघात में अधिकतम घात 2 होती है। तो एक ऐसा समीकरण जिसमें दो चर आते हैं, अलग अलग चर होने चाहिए, वह हमारा समीकरण क्या कहलाता है, दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। ये बात आपको क्या रखनी है बच्चों, ध्यान रखनी है। अब हम लोगों को यहाँ पे इस समीकरण को यहाँ पे सॉल्व करने के लिए चार मेथड वैसे समीकरण को सॉल्व करने के लिए होते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पे 3 मेथड आज हमारे जो सिलेबस वो हम आपको होता है। पहला मेथड जो हमारा होता है बेटा वो होता है ग्राफी विधि। पहला मेथड जो हमारा होता है वो होता है ग्राफी विधि, किसी भी समीकरण को सॉल्व करने के लिए। दूसरा मेथड होता है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। तीसरा मेथड बेटा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं विलोपन विधि। सर इंग्लिश में बता दीजिए प्लीज, हमें समझ नहीं आ रहा, अभी बता रहा हूँ। और चौथा मेथड जो होता है बेटा उसको हम लोग कहते हैं वज्र गुणनखंड विधि।
लेकिन बेटा हम आपके लिए एक बात बता दें, आप 2026 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो और 2026 के बोर्ड एग्जाम में ये मेथड आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। वज्र गुणनखंड विधि हमारे सिलेबस से क्या हो चुका है, हट चुका है। तो हमारे सिलेबस में 3 ही मेथड बाकी रह गए हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ग्राफिकल मेथड, एक हमारे पास है बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक हमारे पास है बेटा एलिमिनेशन। एक हमारे पास है एलिमिनेशन मेथड। तीन मेथड मेथड हमारे पास है, तीन मेथड हमारे पास है, एक ग्राफी विधि, एक प्रतिस्थापन विधि और एक विलोपन विधि। ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, ये तीन मेथड हमको पढ़ने होंगे। ये तीन ही हमारे सिलेबस में आने वाले हैं। तो किसी भी समीकरण को सॉल्व करने के यहाँ पे कितने मेथड हम आपको सिखाएंगे, तीन, एक ग्राफिकल मेथड, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक एलिमिनेशन मेथड। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कहते हैं बेटा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, इस मेथड को हम लोग कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा और आपको बताते हैं। किसी भी समीकरण को जब हम लोग सॉल्व करते हैं, जब कभी दो समीकरणों को सॉल्व करते हैं, अच्छा कोई समीकरण लिखा है, मान लेते हैं ये लिखा हुआ है 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू 12। तो जो किसी भी रैखिक समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना बेटा, वो होता है a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इज इक्वल टू 0। तो जब कभी ऐसा समीकरण दे रखा हो, आपका काम ऐसा चल जाए तो ऐसे कर लेना, अन्यथा इसको हम लोग इधर ले आएंगे, बराबर में 0 कर देंगे। अच्छा ये होता क्या है, जब कभी मतलब तुलना करी जाती है, जैसे कि इस समीकरण की तुलना इससे करेंगे तो होगा क्या, x के आगे जो लिखा हुआ है ये a1 हो जाएगा, x के आगे ये जो लिखा हुआ है ये a1 का मान हो जाएगा, y के आगे जो लिखा हुआ है ये b1 का मान हो जाएगा, और C1 क्या होगा, C1 होता है, इधर इसको ले आएंगे तो प्लस का 12 इधर आ जाएगा तो माइनस का 12 आ जाएगा। तो यहाँ A1 A2 और A1 B1 C1 की वैल्यू आ जाएगी। बेटा जब कभी भी आप इस चैप्टर को पढ़ रहे होगे तो वहां दो इक्वेशन दे रखी होंगी। अब देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको, 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 7। एक समीकरण ये था, एक समीकरण ये है। यहाँ पे हम लोग तुलना करते हैं a1x b1y और c1 बराबर 0 से, और दूसरे समीकरण की तुलना करते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से। क्यों सर, यहाँ पे दूसरे समीकरण में ये जो x के आगे लिखा है ये a2 की वैल्यू है, a2 बराबर क्या है 2, b2 बराबर क्या है जो y के आगे लिखा हुआ है माइनस का 3 विथ साइन लेंगे, और c2 बराबर क्या है, c2 बेटा इधर है तो इसको पहले इधर ले आओ क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में इधर रहेगा, c2 इधर आएगा, ये 7 इधर आएगा कांस्टेंट नंबर तो माइनस का 7 हो जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू आई a1 b1 c1 a2 b2 c2। किसी भी समीकरण में a1 क्या होता है, x के आगे, पहले समीकरण में x के आगे लिखा हुआ मान a1, y के आगे लिखा हुआ मान b1 और कांस्टेंट नंबर c1 होता है। दूसरे समीकरण में x के आगे लिखा हुआ मान a2, y के आगे लिखा हुआ मान b2 और कांस्टेंट नंबर c2 होता है। ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि बेटा हम आपको कुछ यहाँ एक बात बताने जा रहे हैं कि जब कभी भी आप लोगों से कुछ चीजें पूछी जाने वाली है, यहाँ पे हम आपको यहाँ बगल वाले पेज में लिख के बता रहे हैं, बगल वाले पेज में जगह ही नहीं है तो यही आपको बता दे रहे हैं। यदि समीकरण को हल करते समय जब तुलना करेंगे और a1/a2 बराबर b1/b2 ना आए, a1/a2 बराबर b1/b2 ना आए, इसका मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आए, तो ऐसी कंडीशन में जो समीकरण के हल होते हैं वो केवल एक हल होते हैं। अभी आपको सब चीजें समझ में आने वाली है आगे। केवल एक हल होते हैं, ध्यान रखिएगा, केवल एक हल होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में यूनिक सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा जब कभी हम लोग तुलना करते हैं और अगर तीनों वैल्यू इक्वल आ जाए, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तीनों मान अगर इक्वल आ जाए तो समझ जाइएगा बच्चों उस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से पूरे क्वेश्चन बनने वाले हैं, ये ध्यान रख लेना। 4 नंबर वाला क्वेश्चन, 2 नंबर वाला क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव सब यहीं से आने वाला है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, अभी हम आपको बताएंगे आगे चल के ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर हमारे सॉल्यूशन में a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 आ रहा है, तो जो हमारा समीकरण का हल होगा वो कोई हल नहीं होंगे, इसमें नो सॉल्यूशन हो जाएगा, यहाँ पे कोई हल नहीं, अर्थात यहाँ पे नो सॉल्यूशन की कंडीशन बनेगी। सबसे पहले आपको ये कंडीशन याद रखनी है बच्चों,
सबसे पहले आपको ये कंडीशंस याद रखनी है कि अगर समीकरण के a1/a2 और b1/b2 के मान इक्वल नहीं है तो वहां पे हमारे केवल एक ही हल होते हैं, अर्थात यूनिक सॉल्यूशन होता है। जहां तीनों ही मान इक्वल हो जाएंगे वहां इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा। और जहां a1/a2 b1/b2 के इक्वल तो है लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं है तो वहां पर नो सॉल्यूशन हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाता है पेपर में कि बताइए यदि किसी समीकरण के केवल एक हल है तो उसका ग्राफ कैसा बनता है। तो ध्यान रखना उसमें जो दोनों समीकरण के ग्राफ होंगे वो प्रतिच्छेदी रेखाएं बनाएंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं बनाएंगे। ध्यान रखिएगा कैसी रेखा बनाएंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्ट लाइंस बनाते हैं। कैसी लाइन बनाते हैं बच्चों, इंटरसेक्ट लाइन, इंटरसेक्ट लाइंस बनाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा अगर कहीं पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बन रहा है तो वहां कैसी रेखाएं बनेगी, संपाती रेखाएं बनेगी, संपाती रेखाएं बनेंगी। सर ये कैसी रेखाएं होती हैं, अभी सब बताने वाला हूँ। संपाती रेखाओं को कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। और अगर किसी भी समीकरण का कोई हल नहीं है तो उसकी रेखाएं कैसी होती है, समांतर रेखाएं होती है, समांतर। उसका ग्राफ समांतर रेखाओं का बनता है। ये पेपर में पूछा जा सकता है। बताइए यदि किसी समीकरण की कोई हल नहीं है तो उसमें कैसा ग्राफ बनेगा, तो आप बताएंगे समांतर रेखा बनेगी, अर्थात पैरेलल लाइंस बनेंगी। कैसी लाइन बनेगी, पैरेलल लाइंस। अब समझो जरा मेरी बात, अब मेरी बात समझो जरा। ये प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेदी रेखा को मतलब होता है बेटा जब कभी दो लाइनें आपस में कहीं ग्राफ में किसी पॉइंट पे कट करेंगी, किसी पॉइंट पे कट करेंगी। तो आपको ही पता है जब कभी कोई लाइन किसी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो किसी एक ही पॉइंट पे करती है, तो वहां पे हमको सिर्फ उसके एक ही हल मिलते हैं। कितने हल मिलते हैं, सिर्फ एक ही हल मिलते हैं। अच्छा इसका मतलब ये होता है कि जहां एक ही हल होते हैं इसका मतलब वहां कैसी लाइनें बनती है, इंटरसेक्ट लाइन बनती है। कैसी लाइन बनती है, इंटरसेक्ट लाइन बनती है। संपाती रेखाएं क्या होती है, अब होता क्या है कि मान लो पहले समीकरण को आपने सॉल्व किया और उसका ग्राफ की लाइन आपने खींच दी, दूसरे समीकरण को सॉल्व किया और जब उसकी भी लाइन ड्रॉ की तो वो उसके ऊपर ही बन गई, उसी के ऊपर बन गई। मतलब एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जब कभी बन जाती है तो वह हमारी संपाती रेखा कहलाती है, अर्थात कोइंसिडेंट लाइन कहलाती है। ऐसी स्थिति में अब कहीं कट तो कर नहीं रहा है ग्राफ, इसका मतलब हर एक बिंदु उसका क्या होगा, हल होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जहां संपाती रेखाएं बनती है उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। क्योंकि भैया ये ग्राफ कहीं पे कट ही नहीं करेगा, एक दूसरे के ऊपर लाइन बनती चली जा रही है। इसका मतलब जहां तक लाइन खींचते चले जाओगे वहां तक आपको बिंदु मिलते चले जाएंगे और जितने बिंदु मिलेंगे वो हर उसके सॉल्यूशन होंगे। मतलब जहां कहीं संपाती रेखाएं बनती है वो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन को बताते हैं। और पैरेलल लाइन क्या होती है बेटा, पैरेलल लाइंस क्या होती है, पैरेलल लाइन क्या होती है, पैरेलल लाइन का मतलब होता है एक रेखा के सामने एक और रेखा। मतलब दो समीकरण होंगे, पहले समीकरण को सॉल्व करके जब आप ग्राफ बनाओगे तो उसकी एक लाइन बनी, और दूसरे समीकरण के जब ग्राफ बनाओगे उसके सामने अगर कोई लाइन बन गई, इसका मतलब वह हमारी पैरेलल लाइन होंगी। और ऐसी स्थिति में समीकरण के कोई हल नहीं होते। क्यों बेटा, क्योंकि हल तो तभी होंगे ना जब ये कहीं ना कहीं आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, कहीं कट ही नहीं करते, इसलिए इसका हल कैसा होता है, नो सॉल्यूशन होता है, अर्थात कोई हल नहीं होते। ये कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात, अंतिम बात हम आपको और बता दे रहे हैं, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। एक बात और ध्यान रखो कि संगत हल और असंगत हल क्या होते हैं, संगत हल और असंगत हल क्या होते हैं। देखो संगत हल का मतलब होता है जिसके कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल सके, जिसके कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल सके उसको कहते हैं संगत हल। क्या कहते हैं बच्चों, संगत हल। देखो इसके एक सॉल्यूशन आता है, ये संगत है। इसका भी बहुत सारे सॉल्यूशन आते हैं, ये भी संगत है। जिसके कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकलते, जिसके कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकलते, भाई इसका कोई हल ही नहीं निकलता है। आपने देखा पैरेलल लाइन बन रही, कहीं कट ही नहीं करती है तो कोई पॉइंट ही नहीं मिलता है, कोई पॉइंट नहीं मिलता तो कोई वैल्यू नहीं मिलती, कोई वैल्यू नहीं मिलती, इसका मतलब कोई हल नहीं होता है। जहां कोई हल नहीं होते हैं वह मान हमारा कैसा होता है, असंगत हल का होता है। कैसा होता है बच्चे, असंगत हल का होता है। इसका मतलब इनकंसिस्टेंट होता है। कैसा होता है, इनकंसिस्टेंट। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब कभी ग्राफ आएगा आप लोगों के सामने, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आपको ये कंडीशन ध्यान रखनी है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 जब होगा तो वहां यूनिक सॉल्यूशन होगा, और अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो वहां इंटरसेक्ट लाइन बनेगी, और अगर इंटरसेक्ट लाइन बनेगी इसका मतलब उसका सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट पूछा जाएगा ना, भी कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। अच्छा अगर कहीं पे तीनों इक्वल है तो वहां पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा तो वहां कोइंसिडेंट लाइन बनेगी, कोइंसिडेंट लाइन बनेगी इसका मतलब ये भी कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। लेकिन अगर वहां पर कोई हल नहीं है तो वहां समांतर लाइनें बनेंगी, और समांतर लाइनें जहां बनती है वहां इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है बच्चे। कैसा सॉल्यूशन होता है, इनकंसिस्टेंट। ये आपको बात ध्यान रखनी, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है। ये बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। ये सारी चीजें आप लोगों ने यहाँ पे देख ली है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा यहाँ पे हम आपको एक
रिक्वेस्ट आपसे ये है कि हम लोग जब 5.1 को स्टार्ट करेंगे तो 3.1 को जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो 3.1 में ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। और हम आपसे एक गुजारिश ये करना चाहते हैं कि हमारे पास ग्राफ अभी है नहीं, और मैंने बहुत कोशिश की तो अभी मैं ग्राफ इसको नहीं ला पाया हूँ यहाँ पे, और एक लाया भी तो वो बहुत ब्लर कर रहा है। तो हम आपको इस पेन से ही बना के दिखाएंगे। हो सकता है एग्जैक्ट हमारा वैल्यू ना आए, तो उसके लिए आप लोगों को ध्यान रखना है। एग्जैक्ट आंसर तभी आता है जब ग्राफ में आप एक एक पॉइंट को सही से मिलाते हो। तो मैं कोशिश करूंगा आपको हैंड रिटन वीडियो में एक दिखाऊंगा ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है, लेकिन ग्राफ के सॉल्यूशन कैसे निकाले जाते हैं वो हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। ग्राफ भी बनाने जा रहे हैं, देखिएगा जरा कैसे बनता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। कह रहा है जिस आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे, इसका पहले तो वो इक्वेशन बनाओ, साथ ही साथ इसका सॉल्यूशन निकालो ग्राफी मेथड से, ग्राफिकल मेथड से। कैसे करना है ध्यान से समझो। पहला क्वेश्चन कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के कितने विद्यार्थी हैं? 10 विद्यार्थी। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 10 स्टूडेंट्स हैं भैया। टोटल स्टूडेंट्स कितनी है? 10 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियों की संख्या पहले मान लो, माना लड़कियों की संख्या बराबर x, माना लड़कियों की संख्या बराबर, दो लोग हैं तो वहां पे आपको एक को x मानना पड़ेगा और एक को y मानना पड़ेगा, और लड़कों की संख्या बराबर y। टोटल कितने स्टूडेंट्स है? 10 है, तो ये हमारे x प्लस वाई बराबर कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। इसको समीकरण 1 बोल। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या क्या है? x है। यदि लड़कियों की संख्या, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो लड़कों की संख्या में 4 जोड़ दो। ये आ गया हमारे पास समीकरण। क्या गया हमारे पास? समीकरण 2। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो प्रतियोगिता में लड़का और लड़की कितने भाग लिए थे वो ज्ञात करना है। देखो इसको हम लोग डायरेक्टली ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन हमसे कह रहे हैं इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करो। ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इक्वेशन 1 लेते हैं, उसके बाद इक्वेशन 2 लेते हैं। सबसे पहले आप समीकरण 1 लीजिएगा, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से कैसे करना होता है ध्यान से देखो। समीकरण 1 से, समीकरण 1 यहाँ पे लेना पड़ेगा x प्लस वाई बराबर 10। यहाँ पे आपको एक वेरिएबल रखना है, या तो x को यहाँ रखो या तो y को रखो। हम लोग x को रखेंगे, ये हो जाएगा 10 माइनस वाई। ये क्या हो जाएगा? 10 माइनस वाई। तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस वाई। अब क्या करते हैं, यहाँ एक बॉक्स बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। और किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए कम से कम आपके पास कितने सॉल्यूशन होने चाहिए? 2 सॉल्यूशन होने चाहिए। तो यहाँ x लिख लेंगे, यहाँ y लिख लेंगे। अब करना क्या है, अब आपको यहाँ x की वैल्यू पता करनी है। कम से कम कितनी वैल्यू पता करनी है? 2, क्योंकि लाइन को ड्रॉ करने के लिए कम से कम कितने पॉइंट होने चाहिए? 2 पॉइंट होने चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यदि y बराबर आप कुछ लेट कर लो, अपने मन से लेट कर लो, तो y बराबर हम लोग लेट कर लेते हैं 4। तो यहाँ x का मान क्या आ जाएगा? x बराबर 10। y की जगह आप क्या रख दो? 4। तो x बराबर आ जाएगा 10 में 4 गया 6। अब यही चीज हमको यहाँ पे लिखनी है कि हमने y की जगह जब 4 रखा तो x का मान कितना आ गया? 6 आ गया। अभी हमारा एक पॉइंट बना है। अभी हमारा एक पॉइंट से काम नहीं होगा, कम से कम हमने क्या कहा, कितने पॉइंट चाहिए होंगे? 2। तो यहाँ पे एक बार कुछ और रखो, यदि y बराबर 7 रख दो। क्या रख दो? y बराबर 7। तो x का मान कितना आ जाएगा? x बराबर 10, y की जगह 7 रख दो। सर जी कुछ भी रख सकते हैं क्या? हाँ बेटा कुछ भी रख सकते हो, लेकिन ध्यान रखना नंबर आना चाहिए, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं आना चाहिए। फ्रैक्शन फॉर्म में दिक्कत होगी। तो हमने 10 y की जगह 7 रखा, तो x का मान कितना आ गया? 3। तो लिखेंगे y की जगह जब हम 7 रखते हैं तो x का मान कितना आ जाता है? 3 आ जाता है। तो ये हमारे 2 पॉइंट मिल गए। हमें कितने पॉइंट मिल गए? 2 पॉइंट मिल गए। तो इन पॉइंट को हम लोग लिख लेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ रखा था, पॉइंट में सबसे पहले x लिखा जाता है, उसके बाद y। तो x क्या है? 6, y क्या है? 4 है। तो पहला पॉइंट हो गया 6,4। दूसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा 3,7। 2 पॉइंट हो गए। तो ये पहले समीकरण को सॉल्व करने पे हमको 2 पॉइंट मिल गए। इससे हम लोग एक रेखा खींचेंगे अभी, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है, अब दूसरे समीकरण को लेंगे और यहाँ से भी 2 पॉइंट निकालेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। और समीकरण 2 क्या है बेटा हमारे पास? x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 है ना। तो यहाँ पे एक टेबल फिर से बना लेंगे, इसके लिए भी 2 पॉइंट निकालेंगे बच्चों। ऐसे ग्राफ मेथड से सॉल्व करते हैं, ध्यान रखना x और y। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर y की जगह कुछ रख लो, यदि y बराबर 2 रख लो तो x का मान क्या आ जाएगा? x बराबर 2, y की जगह 2 रखेंगे प्लस 4, तो x का मान कितना आ जाएगा बच्चे? 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6। तो y की जगह जब हम 2 रखते हैं तो x का मान कितना आता है? 6 आता है। तो ये हमारा इस तरीके से हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, y की जगह कुछ और रख लो, यदि कम से कम 2 मान रखने होते हैं। यदि y बराबर, y की जगह रख लो आप 1,
एक्स का मान कितना आ जाएगा, वाई की जगह 1 + 4, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 5। मतलब अगर हम लोग वाई की जगह 1 रखते हैं तो एक्स का मान कितना आता है 5 आता है। तो यहाँ पे भी हमको 2 पॉइंट मिल जाएंगे बच्चों। पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा क्या, पहले एक्स लिखेंगे 6, 2, दूसरा पॉइंट हो जाएगा 5, 1। अब क्या करना है बेटा, जब हम लोग पॉइंट्स निकाल लेंगे तो अब हम लोगों को ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो कैसे करा जाता है, ध्यान से जरा देखिएगा बच्चे। क्या करना होता है ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए, आपको भी पता है। मेरे पास अभी ग्राफ नहीं है, लेकिन आपके पास ग्राफ होगा वहां पे पेपर में। तो आप लोगों को पता है ग्राफ में हम लोग 2 एक्सिस बनाएंगे, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। ठीक है, ये दोनों कहीं ना कहीं कट कर रहे होंगे। ये एक्स डैश है और ये एक्स है और ये वाई है और ये वाई डैश है। आपको पता है इधर की वैल्यू सारी पॉजिटिव होती है, इधर की वैल्यू निगेटिव। ऊपर की वैल्यू पॉजिटिव, इधर की वैल्यू निगेटिव। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाया था, उसमें बताया था। देखो यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट ले लेंगे, आपको ही पता है ये 0 होता है। ठीक है, अब आपके ग्राफ में हर डब्बा बना होगा, डब्बा, हर डब्बे पे आपको लाइन खींच लेनी है। हर डब्बे पे लाइन खींच लेनी है, डार्क वाली लाइन पे। आपको पता है ना कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे नंबरिंग कर लेना 1। ध्यान रखना ये डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, और आपके पास तो ग्राफ होगा ना, तो वहां तो इक्वल डिस्टेंस इक्वल होगी ही होगी। मेरा भले इधर उधर थोड़ा बहुत हो जाए, क्योंकि हम ग्राफ में नहीं बना रहे। तो हमने नंबरिंग कर ली 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरीके से अब हम पीछे चलेंगे तो हम लोग लाइन खींच लेंगे डब्बे। आपको ही पता है डब्बे में लाइन खींच लेना अपने अपने। ठीक है, तो यहाँ पे नंबरिंग करेंगे -1, यह आ जाएगा -2, यह आ जाएगा -3, यह आ जाएगा -4, यह आ जाएगा -5, यह आ जाएगा -6, यह आ जाएगा -7। ओके, इसी तरीके से ऊपर चलेंगे। इक्वल डिस्टेंस पे हम लोगों को पॉइंट लेने। आपके पास वहां ब्लॉक बने होंगे, उन ब्लॉक को आप लोग टच कर लेना, ब्लॉक को डार्क कर लेना, फिर नंबरिंग कर देना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी तरीके से यहाँ चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। लेकिन ये निगेटिव होता है, तो यहाँ माइनस लगा लो। ओके, यहाँ माइनस होगा, ऊपर प्लस और नीचे निगेटिव। तो ये मैंने ग्राफ बना रखा है बेटा। अब यहाँ पे पॉइंट कैसे रखे जाते हैं जरा ध्यान से समझना। पहली इक्वेशन हम लोग यहाँ पे, पहली इक्वेशन हम लोगों ने क्या ली थी, x + y = 10। x + y = 10 के लिए हमारे पास 2 सॉल्यूशन आए थे, 6,4 और 3,7। x + y = 10 के 2 सॉल्यूशन कौन कौन से हैं, 6,4 आया था, और क्या आया था 3,7। 3,7, तो 2 पॉइंट है। तब इन पॉइंट को यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा और हमको लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ध्यान से देखना 6,4, पहले पहला पॉइंट ढूंढो, 6,4 कहाँ पे मिलेगा, 6,4। ये मतलब आपको पता होना चाहिए, ये x होता है और ये क्या होता है, y होता है। ये x होता है और ये क्या होता है बच्चे, y होता है। ये ध्यान रखना, ये x और ये y। x पे 6 कहाँ है, x में 6 ये है, ये। और y में 4 कहाँ है, x में 6 ये है और y में 4, मैं एक अंदाजा ले रहा हूँ, यहाँ है। ठीक है, तो ये आपका एक पॉइंट मिलेगा 6,4। क्या मिलेगा, 6,4। इसको ऐसे लिखा रहना दो। ठीक है, दूसरा पॉइंट ढूंढो, x पे 3 y पे 7। x पे 3, ये x पे 3, y पे 7, y पे 7 ये है। तो ये पॉइंट मिला, इसका नाम है 3,7। अब आपको 2 पॉइंट मिल गए। जब आपको 2 पॉइंट मिल जाएंगे बच्चे, जब आपको 2 पॉइंट मिल जाएंगे तो इन्हीं दोनों पॉइंटों को क्या कर देना है आपको, इन्हीं दोनों पॉइंटों को आपको क्या कर देना है बच्चे, मिला देना है। ये दोनों पॉइंट आपको जब मिलेंगे तो इन्हीं दोनों पॉइंट को, एक सेकंड, इन्हीं दोनों पॉइंट को आपको क्या करना है बच्चे, मिला देना है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट को मिलाती हुई एक लाइन खींच देनी है। ये ये दोनों पॉइंट को मिलाती हुई क्या खींच देनी है, एक लाइन खींच देनी है। तो हमारा क्या बनेगा, पहली लाइन ड्रॉ हो जाएगी। इस लाइन का क्या समीकरण होगा, x + y = 10। लाइन का इक्वेशन क्या होगी, x + y = 10। हो सकता है बेटा एग्जैक्ट हमारा ना कटे, आपको क्या करना, बहुत ध्यान से सावधानी से करना है। पहला हमारा क्या आया था पॉइंट 6,4, मतलब x में 6 कहाँ है, x में 6 ये है, y में 4 क्या है, y 4 के सामने जाओगे y वाले एक्सिस पे, ये पॉइंट हमारा 6,4 होगा। दूसरा पॉइंट क्या है 3,7, तो x पे 3, y पे 7, ये पॉइंट था। तो 2 पॉइंट मुझे मिल गए, इन दोनों पॉइंट को मिलाती हुई क्या खींच देंगे, एक लाइन खींच देंगे। इसी तरीके से एक समीकरण और हमको मिला था, समीकरण दूसरा था क्या, x = y + 4, x = y + 4। इसके 2 सॉल्यूशन आए थे, कौन कौन से आए थे, एक तो आया था 6,2, एक आया था 5,1। एक आया था 6,2, एक आया था 5,1। आप पेपर में जाओगे, लाइन को ऐसे कैसे ड्रॉ करोगे, देखो पहले क्या लिखा है 6,2, मतलब x का मान 6 होगा और y का मान 2 होगा। तो x की टेबल में 6 कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है, ये 6 आ रहा है। y में 2 कहाँ पे आ रहा है, 2 यहाँ आ रहा है। तो 6,2 ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट हमारा होगा 6,2। ठीक है, तो यहाँ हम लोग पॉइंट ले लेंगे। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, 5,1। 5 ये है और 1 ये है।
5 ये 1 ये, तो ये हमको पॉइंट मिलेगा 5,1। ठीक है, ये एक पॉइंट और मिला। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम लोग क्या खींच देंगे, इन्हीं दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम लोग क्या खींच देंगे बच्चे, एक लाइन खींच, इन्हीं दोनों पॉइंट को मिलाती हुई एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, इन्हीं दोनों पॉइंट को हम लोग मिलाते हुए क्या खींच देंगे, एक लाइन खींच देंगे ये। ठीक है, अब क्या होगा, जहां पे ये पॉइंट कट करेगा, अब देखो यहाँ पे कैसा, ये पॉइंट कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका मतलब कहाँ पे कर रहा है, इस पॉइंट पे कर रहा है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है। आप लोग ग्राफ में देखिएगा जाके, मैंने स्टार्टिंग ही करते समय बताया था बेटा कि आप जब ग्राफ बनाओगे वहां एग्जैक्ट जगह पे कट करेगा। आप क्या करना, ऊपर से ऐसे नीचे आना, ये कहाँ कट कर रहा है, ये हमको थोड़ा सा दिक्कत करेगा, है ना। दिक्कत इसलिए करेगा क्योंकि अब हमें ये ग्राफ में तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा ये 7 पे जाके मिल रहा है कि 6 पे जाके मिल रहा है। अभी हमारा एग्जैक्ट जगह पे मिल नहीं रहा है बेटा ये, है ना। तो जहां पे आपका कट करेगा तो नीचे आओगे एक्स वाले पे, जहां पे भी आएगा, मान लो 6 पे आ रहा है, और सामने जाओगे इसके कहाँ पे 3 पे आ रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा 6,3। मतलब इसका जो सॉल्यूशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 6,3 आ जाएगा। लेकिन अभी क्या है ना, अभी हम बता नहीं सकते बेटा, अभी हम बता नहीं सकते ये पॉइंट कट का, इतना ध्यान रखना। दोनों लाइन कैसे ड्रॉ की जाती कर लेना, जहां पे वह लाइन कट करेगी, जहां पे वह लाइन कट करेगी उस पॉइंट पे जाना, देखना ये डॉट डॉट करके देखना ये एक्स पे कहाँ मिल रहा है, जहां पे मिल रहा है वो एक्स का मान हो जाएगा, और डॉट डॉट करना यहाँ पे वाई पे कहाँ मिल रहा है वो वाई का मान हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स और वाई के मान आ जाएंगे, और फिर यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे एक्स और वाई में, तो लड़कियों की संख्या निकल जाएगी, लड़कों की आ जाएगी। मैं बता सकता हूँ क्या क्या आने वाला है एक्स और वाई का मान, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ। अगर हम लोग इस समीकरण में रखेंगे ना, अगर हम लोग इस समीकरण में रखेंगे एक्स प्लस वाई बराबर 10 रखेंगे, एक्स की जगह हम लोग रख देंगे वाई प्लस 4 प्लस वाई बराबर 10, तो वाई और वाई 2y इक्वल टू 10, 4 इधर गया -4, वाई बराबर 10 में 4 गया 6, वाई बराबर आ जाएगा 6/2, 2 3 6, वाई का मान आएगा 3, वाई का मान आएगा 3, और एक्स का मान ये आपको नहीं करना है, वो तो हम चेक कर रहे हैं आंसर क्या आने वाला है। और वाई के मान को हम लोग धर देंगे कहाँ पे, यहाँ पे, तो एक्स का मान आ जाएगा एक्स बराबर, वाई की जगह रखेंगे 3 + 4, एक्स बराबर आ जाएगा 7। इसका मतलब बेटा, इसका मतलब जो अभी हमको कंफ्यूजन था ना, वो ये कंफ्यूजन ये था कि ये वाली पॉइंट मिलेगा कहाँ। आप जब ग्राफ बनाओगे तो ये वाला पॉइंट आपका 7 पे मिल रहा होगा, देखो क्योंकि एक्स का मान क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो आप जब डॉट 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 करोगे ना, हल्का सा मेरा तिरछा जा रहा है, आप जब ग्राफ में बनाओगे तो सही आएगा, ये 7 पे जाके मिलेगा, इसका मतलब एक्स का मान 7 होगा। और वाई पे देखो, जब सीधे जाओगे, देखो ये देखो सीधे जाओ, तो y की वैल्यू कहाँ पे कट कर रही है, 3 पे, तो 7,3 इसका आंसर आ जाएगा। मतलब x की वैल्यू 7 आ जाएगी, y की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो 7,3 आंसर आ जाएगा, जो कि अभी हमने निकाल के देखा है। 7,3 आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू 7, मतलब x किसको माना था, लड़कियों को, तो लड़कियों की संख्या क्या आ जाएगी, 7। लड़कियों की संख्या क्या आ जाएगी बच्चों, लड़कियों की संख्या को x माना था, तो ये आ जाएगा 7, और लड़कों की संख्या को आपने y माना था, वाई बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब 7 लड़कियां होंगी 3 लड़के होंगे, तभी तो दोनों मिलकर कितने बन रहे थे, 10 बन रहे थे, तभी तो एक क्लास में 10 बच्चे होंगे। इस तरीके से बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चे, ये ध्यान रखना है। पहले क्या करते हैं हम लोग, पहले हम लोग इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन बनाने के बाद पहले एक इक्वेशन लेते हैं, फिर दूसरी इक्वेशन लेते हैं, उनसे पॉइंट निकालते हैं, फिर पॉइंट फिल करते हैं, तब हमारा आंसर आता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको अभी के लिए हम लोग रफ कर दे रहे हैं, कर दे इसको रफ, चलो कहीं पीछे कर लेंगे। कह रहा 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए। 5 पेंसिल है और 7 कलम है, ठीक है। तो माना पेंसिलों की संख्या बराबर, माना पेंसिल की संख्या बराबर, माना पेंसिल की संख्या बराबर x, और कलमों की संख्या बराबर बराबर y। तो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपए। 5 पेंसिल है, 5 पेंसिल की संख्या क्या है x, 5 पेंसिल और 7 कलम, कलम क्या है y, इनका मूल्य क्या है, इनका मूल्य 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य क्या है, 50 रुपए। तो बराबर क्या लिख देंगे, 50 रुपए। तो ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चे, समीकरण 1 आ जाएगा। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है, फिर कह रहा है जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए। 7 पेंसिल, अब पेंसिल कितनी हो गई, 7 हो गई, तो पेंसिल 7 हो गई, और कलम कितनी हो गई, 6 हो गई। 7 पेंसिल और 6 कलमों का मूल्य, सॉरी 5 कलमों का मूल्य 46 है, यहाँ 6 नहीं 5 आएगा। 5 कलमों का मूल्य 46 है, कलम में 5 का मल्टीप्लाई बराबर 46 रुपए। तो ये समीकरण 2 आ गया। इसको भी सॉल्व करना है और इसको भी ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो बेटा सेम वही मेथड लगाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना है आपको, मैंने क्या कहा था, समीकरण 1 ले लेना, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से,
समीकरण 1 को जब लोगे तो हमको यहाँ पे उतारना पड़ेगा 5x प्लस का 7y बराबर 50। एक बात विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी है, ये यहाँ पे दो वेरिएबल है x और y, यहाँ पे किसी एक को रखना है आपको। हम लोग x को रखते हैं, y वाले को इधर ट्रांसफर कर दो तो हो जाएगा 50 प्लस का 7y इधर आएगा माइनस का 7y। आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पॉइंट निकालने के लिए, तो x बराबर 5 को नीचे भेज दो, 50 माइनस का 7y अपॉन में ये 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अब हम लोगों को एक डब्बा बनाना पड़ेगा, एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। इस बॉक्स में कम से कम दो वैल्यू निकालनी पड़ेगी एक्स और वाई की। तो आप वाई की जगह कुछ रखना पड़ेगा, आपको वाई की जगह कुछ रखना पड़ेगा, ये थी वाई बराबर कुछ रखो, और ऐसा रखना कि ये पूरा पूरा कट जाए, ध्यान रखना। तो हम लोग वाई बराबर, अगर हम लोग वाई बराबर 0 रखते हैं बच्चे, अगर हम लोग वाई बराबर 0 रख दें तो एक्स का मान क्या आएगा, एक्स बराबर 50 माइनस 7, वाई की जगह 0 डिवाइड बाई 5, एक्स इज इक्वल टू 50। 7 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 डिवाइड बाई 5, 5 से इसको कट करेंगे 10 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। मतलब अगर हम लोग वाई की जगह 0 रखते हैं तो एक्स की वैल्यू कितनी आती है, 10 आती है, ध्यान रखना। अब हम लोग कुछ और रखेंगे, यदि वाई बराबर, अब कुछ और रखो बेटा, अगर हम लोग 1 रखेंगे तो 7 एक कम 7, 50 में 7 जाएगा 43, जो कि 5 से नहीं कटेगा। मुझे ऐसा मान रखना है जो 5 से कट जाए। फिर अगर हम लोग 2 रखेंगे तो 7 दूनी 14, 50 में 14 घटाएंगे 36, वो भी नहीं कटेगा। फिर अगर हम लोग 3 रख दे तो 7 या 21, 21 में 50 घटा देंगे तो 29, ये भी नहीं कटेगा। 4 रख दे तो 7 चौको 28 में 50 घटा देंगे 22, 22 भी 5 से नहीं कटता है। अगर हम लोग y की जगह 5 रख दे तो 7 पन्ना 35, 50 में 35 गया 15, 15 5 से कटता है। हाँ, तो y की जगह हम लोग क्या रख दे, 5 रख दे। y की जगह अगर हम लोग 5 रख दें तो x का मान क्या आएगा, x बराबर 50 माइनस 7 गुणे y की जगह 5 रखेंगे 5 डिवाइड बाई 5, x बराबर 50, 7 पना 35 बटे 50, 50 में 35 किया 15, 15 का 5 से भाग देंगे 3 आ जाएगा। ये देखो वैल्यू आ गई। इसका मतलब अगर हम लोग y की जगह 5 रखते हैं तो x का मान कितना आता है, 3 आता है। सर आप ऐसा चेक कर करके क्यों देख रहे हो, क्या रखना है? बेटा मैंने क्या कहा, एक ऐसा वैल्यू रखना है यहाँ पे कि जो इससे कट जाए। फ्रैक्शन वाले में यही होता है, उसमें तो कोई फ्रैक्शन था ही नहीं, वो तो कुछ भी रख दो। यहाँ पे फ्रैक्शन है, नीचे 5 है, तो ऐसा वैल्यू रखो जो 5 से कट जाए। तो ये दो मान आ गए आप लोगों के, एक तो आ गया 10,0 और दूसरा आ गया 3,5। ये दो वैल्यू आपकी आ गई। इसी तरीके से समीकरण 2 को लेंगे, समीकरण 2 से ग्राफ आप लोग खुद बनाएंगे, मैं पॉइंट निकाल के दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ग्राफ आप लोग अपने आप लीजिएगा, उसको बेहतरीन पॉइंट ढूंढिएगा। पॉइंट ढूंढना आता है, नहीं आता कमेंट बॉक्स में बताना, मैं हैंड रिटन वीडियो बना के दूंगा। समीकरण 2 से, समीकरण 2 में भी आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। मैंने क्या कहा, ग्राफ वाले मेथड में आपको क्या करना पड़ता है, किसी एक को यहाँ रखना है। एक्स वाले को यहाँ रखेंगे तो वाई वाले को इधर भेज दो, 46 माइनस का 5y। मैंने क्या कहा, एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स बराबर 46 माइनस का 5y डिवाइड बाई ये 7 को नीचे ले आओ, ठीक है, 7 नीचे आ जाएगा। एक्स बराबर आ जाएगा 46 माइनस का 5y डिवाइड बाई 7। अब हम लोगों को वैल्यू निकालनी है तो यहाँ टेबल बनाएंगे बढ़िया सी, दो वैल्यू निकाली जाएंगी यहाँ पे एक्स और वाई। तो यहाँ पे एक्स का मान निकालना है, वाई की जगह कुछ रख के क्या रख दें, यदि y बराबर ऐसा कुछ रख दो बेटा जिससे कि ये पूरा पूरा कट जाए। अगर y की जगह हम लोग 1 रखते हैं तो 46 में 5 जाएगा, 46 में 5 जाएगा तो क्या आएगा, 41, 7 से नहीं कटेगा। अगर हम लोग 2 रखते हैं, यहाँ 2 रखते हैं तो 46 में 10 जाएगा, 46 में अगर 10 चला जाएगा 36 बचेगा, जो कि 5 से नहीं कटेगा। अगर हम लोग यहाँ 3 रखते हैं, अगर हम लोग यहाँ 3 रखते हैं तो 5 3 15, 46 में 15 जाएगा, 46 में अगर हम लोग 15 चला जाए, 5 में 6 गया, 1 4 में 1 गया 3, नहीं ये भी नहीं जाएगा। 4 रख दे अगर हम लोग, 5 को 20, ये भी नहीं जाएगा। 5 रख दे 55 25, 26 46 में 25 जाएगा, अगर 46 में 25 जाएगा तो 5 में 6 गया 1 21, ये चला जाएगा, 7 से चला जाएगा। तो हम लोगों को y की जगह क्या रखना पड़ेगा, y की जगह 5 रखना पड़ेगा। देखो मैंने दिमाग लगाया, आपको भी लगाना है। y की जगह अगर हम लोग 5 रखे तो x की वैल्यू क्या आती है, 46 माइनस 5 गुणे y की जगह 5 रखो डिवाइड बाई 7। मैंने क्यों रखा भी देखना, पूरा पूरा कट जाएगा। 46 माइनस 55 25 बटे 7, तो 46 में 25 जाएगा, क्या बचेगा 21 बटे 7, 7 तिहाई 21, y बराबर x बराबर क्या आ जाएगा 3, x बराबर क्या आ जाएगा 3। इसका मतलब अगर हम लोग y की जगह 5 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आती है, 3 आती है। लेकिन अभी हम लोगों को एक वैल्यू और निकालनी पड़ेगी। अब क्या करेंगे, यदि अब y की जगह कुछ और रख के देखो, y की जगह हम लोग 6 रख के देखते हैं, 6 पंजे 30 16 नहीं जाएगा। 7 रख के देखते हैं, 7 पना 35, 46 में 35 चला जाएगा, कितना बचेगा 11, ये भी नहीं जाएगा। अब क्या करें, अब क्या करें भाई, वो क्या करें, अब क्या वैल्यू रखी जाए। 46 में अगर हम लोग यहाँ y की जगह 3 रख दे तो 5 3 15, 5 3 15, 46 में 15 जाएगा कितना, 5 का 1 4 में 1,
अब क्या करें बेटा, माइनस का 2 रख दे, माइनस का 1 रख दे, अगर माइनस का 1 रख देंगे तो प्लस का 5, 46 5 51, ये भी नहीं जाएगा। माइनस का 2 रख दे तो 5 दूनी 10 7 8 56, माइनस का 2 रखने से आ जाएगा। अगर y की जगह हम लोग माइनस का 2 रख दे बेटा, ध्यान रखना, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है इन सब चीजों में। अगर y की जगह माइनस 2 रख दे तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 46 माइनस 5 इंटू वाई की जगह अगर हम लोग माइनस 2 रख दे तो माइनस 2 डिवाइड बाई 7। सर आपको कैसे पता चला, मैं चेक कर रहा था। 46, देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 5 टू जा 10 डिवाइड बाई 7। अगर इसको इसको जोड़ेंगे तो 46 में 10 जोड़ेंगे 56/7, और ये चला जाता है 7 8 56, 8 बार में जाता है कि नहीं जाता, देखो पूरा पूरा कट गया है। इस तरीके से वैल्यू रखनी पड़ती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एक्स की जगह मैंने अगर क्या रखा, वाई की जगह मैंने 2 रखा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। तो इसके भी 2 पॉइंट आ गए, एक आ गया 3,5, एक आ गया 8,-2। ये पॉइंट ध्यान रखना क्या रखने हैं, वरना पेपर में जाके फंस जाओगे। 2 पॉइंट यहाँ पे भी निकल गए, 2 पॉइंट यहाँ पे भी निकल गए। ग्राफ बनाइए, ग्राफ में पॉइंट को पुट कीजिएगा, लाइन ड्रॉ कीजिएगा, आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से ग्राफिकल मेथड से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिए देखो, अभी हमने आपको जो बातें बताई थी उस पर यहाँ पे फॉलो करनी। कह रहा है अनुपात a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है कि समपाती हैं। मतलब इन सबको सॉल्व करके बताना है कि इनका ग्राफ कैसे बनता है। तो आपको सबको सॉल्व करने के लिए पहले आपको पता है, ग्राफ चेक करने के लिए आपको a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पहले क्वेश्चन को अगर हम लोग यहाँ पे लें तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 5x माइनस का 4y प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। और दूसरी क्वेश्चन क्या लिखी हुई है, 7x प्लस का 6y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। समीकरण एक ये है, समीकरण दो ये है। इस इक्वेशन को चेक करके बताओ ये कैसा इसका ग्राफ बनता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले समीकरण एक के लिखेंगे, तो ऐसे लिखना है पेपर में, समीकरण एक की तुलना ऐसे लिखना है पेपर में जाके, समीकरण एक की तुलना a1x प्लस का b1y प्लस का c1 बराबर 0 से करने पर, ऐसे लिखिएगा, ठीक है, करने पर। इसकी जब तुलना करेंगे हम लोग a1x b1x, तो x के आगे क्या लिखा हुआ है, 5, तो ये हो जाएगा a1 की वैल्यू, a1 बराबर 5, b1 बराबर क्या आ जाएगा विथ साइन माइनस का 4, c1 बराबर क्या आ जाएगा 8 बराबर 0। इसको खत्म कर दो। इसी तरीके से समीकरण दो की तुलना लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, समीकरण दो की तुलना, समीकरण दो की तुलना, अब समीकरण दो है तो यहाँ लिखना a2x प्लस का b2y प्लस का c2 बराबर 0 से करने पर। तो यहाँ पे क्या होगा, x के आगे वाला मान क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा, y के आगे वाला मान जो होगा वो क्या हो जाएगा बच्चे, y के आगे वाला मान क्या हो जाएगा, ये 6, ये क्या हो जाएगा b2, और c2 क्या हो जाएगा माइनस का 9। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। आप कोई साइन मत लगाना, a1/a2 b1/b2 c1/c2, यहाँ पे अभी कोई साइन मत लगाना, क्योंकि आपको नहीं पता ना कौन सी बराबर आने वाली कौन सी नहीं। पहले आप a1 की वैल्यू रखो 5, a2 की वैल्यू रखो 7, b1 की जगह रखो -4, b2 की जगह रखो 6, c1 की जगह रखो 8, c2 की जगह रखो -9। अब क्या करेंगे यार, ना तो ये दोनों आपस में इक्वल हो रहे, ना तो ये दोनों आपस में इक्वल हो रहे, इसका मतलब हम कह सकते हैं a1/a2 और b1/b2 ये दोनों ही आपस में इक्वल नहीं है। जब ये दोनों ही आपस में इक्वल नहीं होते हैं तो इसका हमको कोई काम नहीं होता है, तो इसको हटा दो यहाँ से। तो हम कह सकते हैं a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ रहा है। जब a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं होते हैं तो हमारा जो सॉल्यूशन होता है ना बच्चे, वो हमारा सॉल्यूशन होता है यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है केवल एक हल होते हैं। लेकिन आपसे ये तो नहीं पूछा जा रहा था, आपसे पूछा जा रहा था कौन सा ग्राफ बनाता है। तो केवल एक हल के लिए ग्राफ कैसा बनता है बेटा, जरा देख के बताना। इंटरसेक्ट लाइंस बनती है। कैसी लाइंस बनती है, इंटरसेक्ट लाइंस बनती है, अर्थात प्रतिच्छेदी रेखाएं बनती है। कैसी रेखाएं बनती है, प्रतिच्छेदी। तो लिख देंगे अतः समीकरण 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 और 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0 का हल, केवल एक हल होंगे तथा उनका ग्राफ तथा उनके द्वारा बनाई गई रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। अर्थात यहाँ पे पूछा था ना कैसी रेखाएं बनाती है, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं बनाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरे समीकरण को सॉल्व करेंगे, इसी तरीके से कंपैरिजन करेंगे और तीसरे समीकरण को भी सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इस तरीके से ही करोगे बेटा, किस तरीके से तुलना करेंगे और यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखेंगे ग्राफ कैसा बन रहा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है, ध्यान से देखिए। देखो ये क्वेश्चन आप लोग कर लेना, a1/a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकालेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है, और उसके बाद देखेंगे कैसा ग्राफ बन रहा है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन है टोटल, अभी हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ आए हुए हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, अनुपात a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की तुलना करके ज्ञात करना है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है। ये वही चीज है बेटा, संगत हल है कि असंगत हल है। तो संगत तो दो लोगों के होते हैं, जब हमारे यूनिक सॉल्यूशन होता है और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है तो वहां पे सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होता है, और जब हमारा नो सॉल्यूशन होता है तो वहां हमारा सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट होता है। तो पहले समीकरण को अगर हम लोग लिखें यहाँ पे, तो पहला समीकरण क्या है, 3x प्लस का 2y बराबर 5, पहले क्वेश्चन के लिए। दूसरा समीकरण इसका क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 7। इसकी तुलना करो और चेक करके बताओ संगत है कि असंगत हल है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है कि इनकंसिस्टेंट है। तो क्या करेंगे, पहले a1 की वैल्यू क्या होगी, आप लोगों को लिखना जैसे मैंने लिख के दिखाया था पीछे, ये पूरा इस तरीके से लिखना, समीकरण एक की तुलना a1 x b1 y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर। हम यहाँ डायरेक्टली वैल्यू लिख रहे हैं, a1 की वैल्यू क्या होगी, जो x के आगे लिखा होगा, b1 की वैल्यू क्या होगी प्लस का 2, c1 की वैल्यू क्या होगी, अगर दोनों इधर ही साइड है तो दोनों को इधर ही साइड लिखा रहना, तो वरना इसको इधर ले आओ, ठीक है, तो इसको भी इधर लाना पड़ेगा। लेकिन अगर दोनों इज इक्वल टू एक ही साइड है दोनों समीकरण में, अगर वैल्यू दोनों इधर ही है तो आप इधर लिखा रहना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। c1 बराबर 5 हो जाएगा, a2 बराबर क्या आएगा बच्चे, x के आगे क्या है 2, b2 बराबर क्या हो जाएगा, y के आगे क्या है माइनस का 3, c2 बराबर क्या हो जाएगा 7। अब इसका कंपेरिजन करो, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। अभी कोई साइन मत लगाओ, यहाँ लिखो 3/2, b की वैल्यू 2 बाई माइनस 3, c की वैल्यू 5/7। ये तीनों ही इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये इसके इक्वल नहीं है और ये भी इसके इक्वल नहीं है। तो जब कभी a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं होते हैं तो हम लोगों को पता है, तो इसको हटा दिया जाता है। आपको ही पता होना चाहिए, जब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल ही नहीं है, इसका आगे वाला कैसे इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये जो हल होंगे, अगर हल पूछा जाए तो आपको पता है केवल एक हल होंगे, केवल एक हल होंगे। अगर आपसे सॉल्यूशन पूछा जाए तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, लेकिन यहाँ पे पूछा जाता है तो सॉल्यूशन है कैसा, तो आपको पता है केवल एक हल के लिए संगत हल होते हैं। केवल एक हल के लिए जो कंडीशन में हमने आपको लिखाया था वहां पे आपको बताया था, उसके सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होते हैं, अर्थात संगत हल होते हैं। इसी तरीके से बेटा आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, है ना। आप बताओ कौन सा क्वेश्चन बता दें, ये वाला बता दें क्या, जो बताओ वो बता दें। तीसरा देखो कैसे करना है, सिंपल है, 3/2x प्लस का 5/3y इक्वल टू 7, पहला समीकरण। दूसरा समीकरण है 9x माइनस का 10y इक्वल टू 14, दूसरा समीकरण। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों की a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले समीकरण में x के आगे क्या लिखा है 3/2, b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/3, c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। अच्छा, इक्वल टू के दोनों इक्वेशन में उधर लिखा है तो उसको फिर इधर लाओ, चाहे ना लाओ कोई दिक्कत नहीं होती है। a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस समीकरण में क्या लिखा है 9, b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 10, और c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 14। अब हम लोग यहाँ पे कंपेरिजन करेंगे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। अभी साइन कोई मत लगाना, a1 की वैल्यू है 3/2 अपॉन में a2 की वैल्यू है 9, ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं 1 लिख लो। b1 की वैल्यू है 5/3 अपॉन b2 की वैल्यू है माइनस का 10, इसके नीचे कुछ नहीं 1 लिख लो। c1 की वैल्यू है 7 डिवाइड बाई c2 की वैल्यू है 14। इसको सॉल्व करेंगे तो डबल फ्रैक्शन है, सॉल्व करेंगे 3/2 इंटू में 1/9, ये हो जाएगा 5/3 इंटू में 1 ऊपर चला गया माइनस 10 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 7/7 ये क्या हो जाएगा बच्चे 14, ओके। इसको सॉल्व करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 5 1 जा 5, 5 2 जा 6, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 3 2 जा 6, ये आ जाएगा 1 अपॉन 3 2 जा 6, लेकिन माइनस का 6 आ रहा है यहाँ पे, ये आ जाएगा 1/2। तो आप लोग यहाँ देख रहे हो, आप लोग यहाँ ये देख रहे हो, आप लोग सोच रहे हो ये बराबर आ रहा है, नहीं भाई बराबर नहीं आ रहा है, ये प्लस का है ये माइनस का है। इसका मतलब जब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 ही इक्वल नहीं है, इसका मतलब हम कह सकते हैं इसके सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होंगे। और अगर यूनिक सॉल्यूशन होंगे, आपको पीछे बताया था ना, जब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं होते तो वहाँ केवल एक हल होते हैं, और जब केवल एक हल होंगे तो उसका जो हल होगा वो कैसा होगा, संगत हल होगा। कैसा हल होगा बच्चे, संगत हल होगा, मतलब कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ऐसे ही सारे करने बेटा, ये भी वैसा ही होगा ये भी वैसा ही होगा। आप सारे क्वेश्चन में a1 और a2 b1 b2 c1 c2 वैल्यू निकालो और उसके बाद कंपैरिजन करके देखो, अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 की ही वैल्यू इक्वल नहीं आ रही तो वहां पे तो फिर वो क्या हो जाएगा, वही से खत्म हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर तीनों इक्वल आ रही हैं तो हमारा इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा, और
A1/A2 B1/B2 इक्वल आ रहा है, लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं आ रहा है, तो वहां पे हमारा नो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये वाला करके दिखा रहा हूं मैं आपको। चौथा एक और लास्ट क्वेश्चन और करके दिखा रहा हूँ, और दोनों बचे हुए आप करोगे। चौथा मैं करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। देखो चौथा नंबर क्या कह रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5x माइनस का 3y इज इक्वल टू 11 माइनस का 10x प्लस का 6y इज इक्वल टू माइनस का 22। ओके, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, आप यहाँ a1 की वैल्यू लिखोगे तो क्या होगी 5, b1 की वैल्यू लिखोगे तो y के आगे क्या है माइनस का 3, और c1 की वैल्यू लिखोगे तो ये क्या हो जाएगी 11। इसी तरीके से यहाँ पे a2 की वैल्यू लिखोगे तो ये है माइनस का 10, b2 की वैल्यू लिखोगे तो y के आगे क्या है 6, c2 की वैल्यू लिखोगे तो ये है माइनस का 22। इसको यहाँ पे कंपेरिजन करेंगे a1/A2 b1/B2 c1/C2। अभी बीच में कोई साइन मत लगाना, क्योंकि वैल्यू चेक करनी है। 5 बटे a2 की वैल्यू क्या है माइनस का 10, b1 क्या है माइनस का 3 बटे b2 क्या है 6, c1 क्या है 11 बटे c2 क्या है माइनस का 22। इसको कटिंग 5 एकम 5 5 दूनी 10 3 एकम 3 3 दूनी 6 11 एकम 11 11 दूनी 22। यहाँ पे सॉल्व करने पे क्या आ रहा है माइनस का 1/2, यहाँ पे भी क्या आ रहा है माइनस का 1/2, यहाँ पे भी क्या आ रहा है माइनस का 1/2। इसका मतलब तीनों वैल्यू इक्वल है, तीनों वैल्यू इक्वल है तो सब में तीनों को इक्वल का साइन लगाना। और जब तीनों ही वैल्यू इक्वल होती है तो हम जानते हैं A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। जब तीनों ही मान इक्वल होते हैं तो हम कह सकते हैं वहां अपरिमित रूप से अनेक हल है। इसका मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। और अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इसका मतलब वो सॉल्यूशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा, अर्थात संगत हल होंगे। कैसे हल होंगे बच्चे, संगत हल होंगे। ये बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चे, संगत हल होंगे। बच्चे कुछ क्वेश्चन आप लोगों को खुद करने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं और असंगत हैं। वही चीज पूछ रहा है, संगत असंगत कौन सा है। साथ ही साथ यदि संगत है तो ग्राफी विधि से उसको हल भी करना है। अगर वो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है तो उसको ग्राफिकल मेथड से हल भी करना है। तो ये क्या क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे, ग्राफ तो है नहीं मेरे पास, क्योंकि क्या आप इस क्वेश्चन को खुद कर पाओगे, मैं आपको एक करके दिखा दूं। ठीक है, चलिए देखिए, वैसा ही होगा, वैसे ही होगा। आप लोगों को ध्यान रखना है किस तरीके से करना है, वो भी हम आपको बता रहे हैं। देखो एक क्वेश्चन हम आपको करके दिखा दे रहे बेटा, और एक क्वेश्चन आपको स्वयं करना होगा। ठीक है, ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन हम आपको खुद कर रहे हैं और बचे हुए 3 क्वेश्चन आपको स्वयं करने हैं। ग्राफ मेथड से करना है तो यार थोड़ा सा ग्राफ है नहीं ना असल में, ये दिक्कत और हो रही है, ग्राफ है नहीं। चलो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है x प्लस वाई बराबर 5। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरी क्वेश्चन करिए 2x प्लस का 2y बराबर 10। पहले ये चेक करो ये कंसिस्टेंट है कि अनकंसिस्टेंट है। तो हम लोग को यहाँ पे a1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। a1 बराबर x के आगे कुछ नहीं है 1, b1 बराबर y के आगे कुछ नहीं है 1, c1 बराबर क्या आ जाएगा 5। इसी तरीके से a2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2, b2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे y के आगे क्या है 2, c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे ये 10 है तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे a1/A2 b1/B2 c1/C2। a1 की वैल्यू क्या है 1, a2 की वैल्यू क्या है 2, b1 की वैल्यू क्या है 1, b2 की वैल्यू क्या है 2, c1 की वैल्यू क्या है 5, c2 की वैल्यू क्या है 2। 5 एकम 5 5 दूनी 10, तीनों वैल्यू इक्वल आ रही है। तीनों इक्वल आ रही है, इसका मतलब हमें पता है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और जब तीनों ही इक्वल आते हैं तो इसका मतलब हल कैसे होते हैं, संगत हल होते हैं। कैसे हल होते हैं बच्चों, संगत हल होते हैं। अब इसका आपको साथ ही साथ कह रहा था अगर संगत है तो इसको ग्राफी मेथड से सॉल्व करो। तो हम आपको इस क्वेश्चन को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करके दिखा रहे हैं पीछे की ओर। ठीक है, अगर संगत हल होंगे तो, संगत हल होंगे तो इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना था। देखो पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा ग्राफिकल मेथड का, पेपर में सिर्फ ये पूछा जाएगा बताओ ये संगत है कि असंगत है, बस इतना पूछा जाएगा पेपर में। तो आप लोगों को ये चेक करना पड़ेगा ये संगत है कि असंगत है, ये हमने आपको चेक करना बता दिया है। ग्राफिकल मेथड से अगर इसको सॉल्व करना होगा तो कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन हम आपको करके दिखा दे रहे हैं। x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 2y बराबर 10। x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 2y बराबर 10। ये दो समीकरण आपको दे रखे हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है, यहाँ पे आप पहले समीकरण 1 को लेंगे, आपको ही पता है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम लोग यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 5। पहले यहाँ एक वेरिएबल रखना है खाली, x बराबर 5 प्लस का वाई इधर गया माइनस का वाई। अब यहाँ बॉक्स बना लेंगे छोटा सा बढ़िया सा, x और y यहाँ लिख लेंगे यदि
y बराबर 2, x का मान कितना आ जाएगा 5 माइनस y की जगह 2 रख देंगे तो x का मान क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। मतलब अगर हम लोग y की जगह 2 रखते हैं तो x का मान कितना आता है 3 आता है। अब एक वैल्यू और रख लो, यदि y बराबर 3, 3 रख लो तो x का मान कितना आ जाएगा 5 माइनस 3, तो x का मान क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। मतलब अगर हम लोग y की जगह 3 रखते हैं तो x का मान 2 आता है। तो ये दो बिंदु मिल गए आपको 3,2 और ये मिल गया आपको 2,3। ये पहले समीकरण के लिए हो गया। दूसरे समीकरण को सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 2x प्लस का 2y बराबर 10। तो ये हो जाएगा 2x बराबर 10 प्लस का 2y इधर गया माइनस का 2y, x इज इक्वल टू 10 माइनस का 2y डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे कुछ रखना पड़ेगा y की जगह। यदि y बराबर आप लोग रख दो 3, क्या रख दो 3, x का मान कितना आ जाएगा x बराबर 10 माइनस 2 गुणे y की जगह 3 रख देंगे डिवाइड बाई 2। x का मान आ जाएगा 10 माइनस 3 दूनी 6 बटे 2, तो ये आ जाएगा 10 में 6 गया 4 बटे 2, 2 दूनी 4, x का मान कितना आ गया 2 आ गया। इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ पे भी बॉक्स बना लो, बढ़िया सा बनाना जाके पेपर में, मैंने तो जगह बचाइए। x की जगह, अच्छा अगर y की जगह हमने 3 रखा तो x का मान कितना आ रहा है यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है। अब कुछ और रख लो, एक जगह और रख लो कुछ, यदि y बराबर 4 रख दो, क्या रख दो 4, तो x का मान कितना आ जाएगा 10 माइनस 2 इंटू वाई की जगह 4 रखेंगे डिवाइड बाई 2, तो x बराबर आ जाएगा x बराबर 10 माइनस 4 दूनी 8 बटे 2, x बराबर आ जाएगा 10 में 8 गया 1 बटे 2, 10 में 8 गया 2 बटे 2, 2 से 2 कट गया 1 आया, x का मान 1 आ गया। मतलब अगर हम लोग y की जगह 4 रखते हैं तो x का मान कितना आता है 1 आता है। इसका सॉल्यूशन क्या है 2,3 और 1,4। अब हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। देखो ग्राफ कैसे बनाया जाता है, हम आपको एक क्वेश्चन और करके दिखा रहे हैं। बेहतरीन, आप पेपर में आपके पास ग्राफ होगा। पहली बात तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं यूपी बोर्ड में, ग्राफ के तो बिल्कुल नहीं आने वाले। आ भी सकते हैं क्योंकि ग्राफ देना पड़ेगा ना एग्जामिनर को, इसलिए नहीं देते। ये हो जाएगा हमारा 0.0, हमारा हो जाएगा 1 2 4 5 और ये 6। डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, ध्यान रखना, 1 2 5 2 5 2, ये हो जाएगा x एक्स डैश वाई वाई डैश। ठीक है, आपसे पेपर में सिर्फ इतना पूछा जाएगा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है कि इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है वो तो कंपेयर करके पता चल जाएगा। लेकिन एग्जामिनर ने यहाँ पे पीछे कहा था, एनसीईआरटी में है तो इसलिए बता दे रहा है, कह रहा अगर कंसिस्टेंट है तो फिर ग्राफ मेथड से सॉल्व करो। तो पहला क्वेश्चन में कंसिस्टेंट सॉल्यूशन आ रहा था, इसलिए मैं इसको ग्राफ मेथड से सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो देखो क्या किया मैंने, पहले यहाँ पे क्वेश्चन के दो दो पॉइंट निकाले। इसके पॉइंट क्या है 3,2 और इसका आया 2,3। 3,2 3,2 कहाँ पड़ेगा, 3 ये है 2 ये है, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा 3,2। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट क्या है 2,3, 2 ये है 3 ये है, ये आ जाएगा 2,3। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। ये दोनों पॉइंट मिल गए, जब दोनों पॉइंट मिल जाते हैं तो हम लोग क्या कर लेते हैं बच्चे, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली। इसी तरीके से दूसरा समीकरण, अच्छा ये समीकरण क्या है, इस समीकरण का नाम लिख देना x प्लस वाई बराबर 5। अब दूसरा समीकरण के लिए पॉइंट क्या है 2,3, तो 2,3 कहाँ है, 2 ये है 3 ये है, तो ये तो पॉइंट यही हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे के लिए क्या है 1,4, तो 1 ये है और 4 ये है, ये आ जाएगा 1,4 ये वाला पॉइंट, और ये आ जाएगा 2,3। मतलब पॉइंट इसी के ऊपर आ रहा है, और जब इसी के फिर से एक और पॉइंट बनाएंगे और फिर से इसी के ऊपर एक लाइन और बन जाएगी। ठीक है, आपको ही पता है जब कभी भी हमारा सॉल्यूशन आप लोगों ने देखा यहाँ पे तीनों इक्वल आ रहे थे, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, जब तीनों ही इक्वल आते हैं इसका मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है इसका मतलब उसका ग्राफ कैसा बनता है, संपाती रेखाएं बनती है, संपाती रेखा। और देखो यहाँ पे संपाती रेखा ही बन करके दिखाया मैंने ग्राफ में, संपाती रेखा ही बननी। संपाती रेखा का मतलब होता है इसी रेखा के ऊपर एक और रेखा बन गई, इसका मतलब ये हमारा इस तरीके से सॉल्व होगा। जब आप पेपर में जाके सिस्टम से पूरी सिस्टमेटिक वे से सॉल्व करोगे ना तो आपका आंसर जरूर से जरूर निकलेगा, ये हमारा आपसे वादा है। अब क्या करना है आपको, अब करना क्या बच्चे, बचे हुए ये जो 3 क्वेश्चन है इनको भी इसी तरीके से कंपेयर करना है, और अगर कंसिस्टेंट होंगे तो आपको ग्राफ मेथड से सॉल्व करना है, और अगर कंसिस्टेंट नहीं होंगे तो नहीं करना है। पहले बात तो पेपर में कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के अलावा पेपर में ग्राफिकल मेथड बहुत कम पूछा जाने वाला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे, 3 क्वेश्चन है उसको हम लोग खत्म कर लेते तो हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक आयताकार बाग है। आयताकार बाग का मतलब होता है एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, आयताकार बाग है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। मतलब जिसकी ये जो लंबाई है ना,
इसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो पहली बात तो आयताकार भाग की लंबाई क्या होगी और चौड़ाई क्या होगी, ये आपको लेट करना पड़ेगा। आयताकार भाग का परिमाप जो होता है वो हम आपको एक बात फॉर्मूला बता रहे हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड जो होता है वो होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये ध्यान रखना है। और अर्ध परिमाप जो होता है यहाँ पे फॉर्मूला लिख लीजिएगा, आयताकार भाग का अर्ध परिमाप जो होगा, आयताकार भाग का अर्ध परिमाप, आयताकार भाग का अर्ध परिमाप क्या होता है, अब टू टू कट जाएगा तो सी पर सी होगा लंबाई प्लस चौड़ाई। ध्यान रखना ये फॉर्मूला याद होता है, याद होना चाहिए, ठीक है। क्या हाफ पेरीमीटर होता है लेंथ प्लस ब्रेथ, और पेरीमीटर होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ क्वेश्चन कर रहा है एक आयताकार भाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो आपको मानना पड़ेगा, माना लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y। तो कह रहा है एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक, मतलब चौड़ाई में 4 जोड़ दो, ठीक है, ये आ गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली समीकरण। इसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, ये हो गया पहला समीकरण। कह रहा है और अर्ध परिमाप 36 है, और आयताकार भाग का अर्ध परिमाप जो है, आयताकार भाग का और आयताकार भाग का अर्ध परिमाप जो है बेटा वो कितना है, 36 है। और अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है वो देखो मैंने लिखा है, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 36। अगर परिमाप बोलते तो ब्रैकेट में 2 और लिखते हैं, यहाँ पे 2, ठीक है। तो लंबाई कितनी, x प्लस वाई बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 36। तो ये क्या आ गया, समीकरण 2 आ गया। ये क्या आ गया, समीकरण 2 आ गया। तो आपसे कह रहा है भाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। अब क्या करेंगे, इस x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 लिखो पहले, x प्लस वाई बराबर 36। यहाँ पे x का मान क्या था, y प्लस 4, तो x की जगह रखेंगे y प्लस 4 प्लस वाई बराबर 36। तो y में y ऐड करेंगे, 2y इज इक्वल टू 36, प्लस का 4 इधर गया, माइनस का 4, तो ये जगह 2y बराबर 36 में 4 गया 32, y बराबर आ जाएगा 32/2, 2 से इसको काटेंगे, 2 1 2, 2 6 12, y बराबर क्या आ जाएगा 16, y बराबर क्या आ जाएगा बच्चे 16 आ जाएगा, ठीक है। अब इस y का मान समीकरण 1 में रख दो, तो लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान 4 नंबर का आएगा ये क्वेश्चन, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या कर रहा है, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, एक्स इज इक्वल टू वाई कितना आया 16 प्लस 4, x बराबर आ जाएगा 16 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चे 16 4 20। तो आप लोगों से कहे तो विमाएं ज्ञात कीजिए, विमाएं मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो लिख देंगे अतः आयताकार भाग की लंबाई बराबर, अतः आयताकार भाग की लंबाई बराबर, अतः आयताकार भाग की लंबाई बराबर, लंबाई को क्या माना था x, तो x कितना आया 20, और चौड़ाई बराबर, चौड़ाई कितना माना था y कितना आया 16। तो ये आपका क्या गया, फाइनल आंसर आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन को बेटा सॉल्व किया जाता है, ये मेथड आपको लगाना है जाके पेपर में, ठीक है बच्चे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन हमको नहीं करना है, ये क्वेश्चन हमको नहीं करना है बेटा, इसको काट दीजिएगा, आप इसको काट दीजिएगा, इसके पीछे रीजन क्या है वो हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है। जब आप लोग नए सेशन में आओगे, जो 9th के बच्चे उनको ये हम पढ़ाएंगे, अभी आपके पेपर में ये नहीं आने वाला है, इसको अभी मत करो। चलते लास्ट क्वेश्चन हमारे चैप्टर का बचा हुआ है, और लास्ट क्वेश्चन हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, और ये 6 नंबर का पेपर में पूछा गया था, 6 नंबर का पूछा गया था, 10 मिनट लगेगा बेटा इसको सॉल्व करने में। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कह रहा है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा कह रहा है 3x प्लस का, ये क्वेश्चन आ सकता है 2y माइनस का 12 बराबर 0, 6 नंबर में आएगा, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्राफ का अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो ये वाला आएगा, ग्राफ खींचिए, कह रहा है इसका ग्राफ खींचिए, साथ ही साथ एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। देखो सबसे पहले तो हम लोग ग्राफ खींचने जा रहे हैं, और ग्राफ खींचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 लेना पड़ेगा, लिखेंगे समीकरण 1 से, पहले तो ग्राफ खींचो उसके बाद बात की बात देखेंगे। समीकरण 1 से लिखेंगे x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल रखो, x रखो, x बराबर माइनस वाई इधर गया, प्लस का वाई, प्लस का 1 इधर गया, माइनस का 1, तो ये आ गया समीकरण 1, है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चे, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पे बढ़िया से एक बॉक्स बना लेंगे, ये x और y लिख लेंगे, यहाँ पे रखेंगे, यदि यदि y बराबर रख दो 3 रख दो, तो x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर
y की जगह 3 रख देंगे, 3 - 1 तो x का मान आ जाएगा 3 में 1 गया 2। मतलब अगर हम लोग y की जगह 3 रखते हैं तो x का मान कितना आता है? 2 आता है। अब एक वैल्यू और रख लो, यदि y बराबर मान लो 4 रख दो तो x का मान कितना आ जाएगा? 4 - 1 तो x का मान आ जाएगा 3। ठीक है, x का मान कितना आ जाएगा? 3। मतलब अगर y की जगह 4 रखेंगे तो x का मान 3 आ जाएगा। तो यहाँ से पहली इक्वेशन इसके पॉइंट मिल गए 2, 3 और ये पॉइंट मिल गया 3, 4। पहली इक्वेशन से पॉइंट मिल गए। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे 3x प्लस का 2y माइनस का 12 बराबर 0, है ना? समीकरण 2 से यहाँ लिखना पड़ता है, समीकरण 2 से। समीकरण 2 को यहाँ लिख लेना 3x प्लस का 2y माइनस का 12 बराबर 0। अब क्या करेंगे? 3x को यहीं पे लिखा रहने दो, -12 इधर गया, प्लस का 12, प्लस का 2y इधर गया, माइनस का 2y। मुझे सिर्फ एक वेरिएबल चाहिए, यहाँ पे x चाहिए, तो x बराबर 12 माइनस का 2y डिवाइड बाई 3। अब यहाँ पे भी y की जगह कुछ ऐसा रख दो, y की जगह कुछ ऐसा रख दो कि ये 3 से कट जाए। लिख दो x, यहाँ लिख दो y की जगह हम लोग अगर 3 लिख दें, क्या लिख दें? 3, तो x का मान क्या आ जाएगा? x बराबर 12 माइनस का 2 गुणे y की जगह 3 रख देंगे, 3/3, तो x बराबर आ जाएगा 12 माइनस 2 3 6/3। तो 12 में 6 गया 6/3, 3 दूनी 6। मतलब अगर हम लोग y की जगह 3 रखते हैं तो x का मान कितना आ जाता है? 2 आ जाता है। इसी तरीके से अगर हम लोग एक वैल्यू और रख दें, यदि y बराबर क्या रख दें? तो 0 रख दो, y बराबर 0 रख दो, तो x का मान क्या आ जाएगा? 12 माइनस 2 गुणे 0/3। तो x बराबर आ जाएगा 12 माइनस 2 का गुणा 0 में कराएंगे 0/3, 3 चौको 12, x बराबर आ जाएगा 4। अगर y की जगह 0 रखेंगे तो x का मान कितना आता है? 4 आता है। तो यहाँ पे हम लोगों को दिखाई दिया 2, 3 और एक पॉइंट ने दिखाई दिया 4, 0। 2 पॉइंट हमको यहाँ पे क्या हो गए? मिल गए। ठीक है, अब हम लोगों को दोनों इक्वेशन के पॉइंट मिल गए, तो अब हम लोग का टारगेट है, सिर्फ और सिर्फ क्या टारगेट है? हम लोगों को ग्राफ बनाना है। अब हम लोगों को टारगेट है ग्राफ बनाना, तो हम लोग यहाँ पे ग्राफ बना लेंगे फटाक से इस तरीके से। ठीक है बच्चे, ग्राफ बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे करेंगे -1, -2, -3, -4, -5। वहाँ पेपर में इक्वल रखना, हमने खाली यही रखा। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, 4, जगह 5, जगह 6, ये 7। ध्यान रखना ये डिस्टेंस सबकी इक्वल होनी चाहिए। आप जब ग्राफ में बनाओगे तो सही आएगा। -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये हो जाएगा x, x डैश, ये हो जाएगा y, y डैश। बेटा अब एक बात ध्यान रखनी है आप लोगों को, जब पेपर में जाओगे ना, ग्राफ में बनाओगे तो जो पॉइंट वो होते हैं ब्लॉक, वहां पे हर पॉइंट को लेना है। ठीक है, अब हम लोग पहली इक्वेशन का लाइन ड्रॉ करने जा रहे हैं, तो इसका वो क्या आया था? सॉल्यूशन क्या था? 2, 3 और 3, 4। पहले 2, 3 ढूंढो, कहाँ आएगा? 2 ये है, 3 कहाँ है? ये है। तो ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट का ही नाम होगा 2, 3। ठीक है, इसको ऐसे लिख लो। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? 3, 4। दूसरा पॉइंट क्या है? 3, 4। तो 3 यहाँ पे है और 4 कहाँ है? यहाँ पे है। ये तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 3, 4। अब इन दोनों लाइन को मिलाती हुई एक क्या खींच देंगे? ये दोनों पॉइंट को मिलाती हुई एक लाइन खींच देंगे। ये दोनों पॉइंट को मिलाती हुई एक हम लोग क्या खींचने जा रहे हैं? लाइन। दोनों पॉइंट को मिलाती हुई मैंने लाइन खींच दी। तो ये किसकी लाइन है? ये किस समीकरण की लाइन है? तो समीकरण का नाम लिख दिया जाता है यहाँ पे, किसकी? x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 की एक लाइन ड्रॉ हो गई। ठीक, अब दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसका लिए सॉल्यूशन क्या है? 2, 3। 2 कहाँ पे? ये है, और 3 कहाँ पे? ये है। तो इसका भी पॉइंट यही होगा। 2, 3 का पॉइंट एक ये हो गया, और दूसरा पॉइंट क्या है? 4, 0। तो 4 कहाँ है? x का ये है, और 0 यहीं पे होगा, तो ये पॉइंट हो गया 4, 0। ठीक है, ये और ये पॉइंट को मिलाती हुई एक लाइन और खींच दो, इसको और इसको मिलाती हुई एक लाइन और खींच दो। ये देखो, एक लाइन और खींच दी हमने, ये लाइन हम लोगों ने और खींच दी। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? एक हम लोगों ने यहाँ पे पॉइंट मिला, एक हमको ये पॉइंट मिला, और एक हमको ये पॉइंट मिला। अब इसको कह रहा है छायांकित कर दो। देखो एक त्रिभुज बन गया, इस त्रिभुज को क्या कर दीजिए? छायांकित। पेपर में जाके इसको सेट कर दीजिएगा। छायांकित करने के साथ ही साथ त्रिभुज के निर्देशांक भी बताने थे। तो त्रिभुज के निर्देशांक जब निकालोगे तो पहला यहाँ पे इसको ए बोल लेना, इस पॉइंट को कह देना बी, और इस पॉइंट को कह देना सी। ठीक है, तो पहला पॉइंट आ जाएगा ए बराबर 2, 3। बी बराबर क्या आ जाएगा? ये देखो 0 पे कट कर रहा है, तो 0, 0। और सी बराबर क्या आ जाएगा? 4, 0। त्रिभुज के निर्देशांक भी निकल गए, साथ ही साथ त्रिभुज भी बन गया, साथ ही साथ इसको मैंने सेट भी कर दिया। इसके आपको मिलेंगे पेपर में जाके 6 नंबर। ठीक है, हो सकता है कि बेटा एक
पॉइंट इधर उधर हो गया हो, लेकिन जब आप अपने ग्राफ पे बनाओगे तो जहां पे भी कट करेगा वहां पे हो सकता है -1 पे कट कर रहा हो, जाके देखना पड़ेगा वहां पे जाके किस पे कट कर रहा था। मेरा मानना है यहाँ पे कट कर रहा था, तो मैंने 0,0 ले लिया। ये 2 पॉइंट तो सेम आ रहे होंगे पक्का, 2,3 और 4,0 तो सेम आएगा ही आएगा। ठीक है, जब आप ग्राफ में बनाओगे तो आपका क्लियर बनेगा दोनों लाइन। अच्छा, ये किसकी लाइन थी? का समीकरण लिख देना, 3x प्लस का 2y बराबर माइनस का 12 बराबर 0, ये इसकी लाइन थी और ये इसकी लाइन थी। दोनों लाइन को मैंने ड्रॉ करके देखो। अच्छा, कोई पूछे कैसा सॉल्यूशन है, तो यहाँ इंटरसेक्ट सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। जहाँ इंटरसेक्ट लाइन करती है, जहाँ लाइनें एक दूसरे को काटती है, वहाँ सॉल्यूशन कैसा होता है, इंटरसेक्ट होता है। तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है 6 नंबर का। मैंने दोनों इक्वेशन से पहले पॉइंट निकाले, पॉइंट निकालने के बाद मैंने यहाँ पे पॉइंट से लाइन ड्रॉ की। लाइन ड्रॉ करने के बाद एक त्रिभुज बना और त्रिभुज को मैंने क्या किया, सेट किया। जहां जहां त्रिभुज कट कर रहा था वहां उसके वर्टिसेस मिल गए, ए बी सी, उसके कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, हमारा आंसर आ गया। बेटा इस चैप्टर में 3.1 में सिर्फ 7 ही क्वेश्चन थे। इसके बाद हमारा 3.2 स्टार्ट हो जाएगा, कल हम लोग इसको करेंगे और बहुत शानदार क्वेश्चंस होने वाले हैं। अभी हम लोग इस पार्ट को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे 3.1 कंप्लीट होता है पूरी तरीके से। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में 3 ही एक्सरसाइज है, 3.1, 3.2, 3.3 और कुछ एग्जाम्पलर। आज हम लोग पहले पार्ट को कंप्लीट करते हैं। और कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट करके बताइएगा। ग्राफ मेथड हमने आपको यहाँ पे ग्राफ में नहीं समझाया, बना के दिखाया है। आप ग्राफ में बनाएंगे जाके पेपर में। ठीक है, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं बच्चों। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।